अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सुहेल वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। सैयद ज़मीर वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, इज़्ज़त माब ख़वातीन, मेरी माँ और बहनें, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि माह रमज़ानुल मुबारक मुकम्मिल गुज़रा, तमाम रोज़े मुकम्मिल हुए, तमाम तराबी मुकम्मिल हुई, कलाम मजीद की तिलावत मुकम्मिल हुई, तहज्जुद मुकम्मिल हुई। चाँद रात से चाँद रात तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खैर के काम में मसरूफ़ रखा। सारा महीना गरीब मुस्तहिक़ों में, बेवाओं में, यतीमों में, यसीरों में, बीमारों में राशन, दवाइयाँ और उनके ट्रीटमेंट के लिए बैठ के काम करते रहा। मुझे डॉक्टरों ने, चूँकि मेरी मेजर सर्जरी हुई थी, मेरा एक किडनी रिमूव किए थे और 2 ऑपरेशन बड़े हुए थे, तो मुझे यशोदा सोमाजीगुड़े के डॉक्टरों ने कहा था कि आप रोज़ा मत रहिए, नो फास्टिंग। रोज़ा रहेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चूँकि शुरू से रोज़ा रहने की आदत है, तो मैं अल्लाह से दुआ किया, ऐ परवरदिगार, मुझे हिम्मत दीजिए, ताक़त दीजिए कि मैं रोज़े रह सकूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताक़त दी और मैं हिम्मत करके रोज़े रह गया। मुझसे एक गलती हो गई कि मैं शुगर को नहीं देखा और थोड़ा सा बदपरहेज़ी हो गई, यानी फ्रूट खाने में आ गए, हरीस खाने में आ गई, गोश्त खाने में आ गया। नतीजा ये निकला कि चाँद रात तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं बहुत ताक़तवर और बहुत मज़बूत महसूस कर रहा था रोज़ों में, और इतना काम कर रहा था जो आप लोग देख रहे थे। सुबह से रात तक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, सामान लाना, सामान बाँटना, लोग जमा होते। लेकिन ईद के दूसरे दिन जब मैं जाके टेस्ट करवाया, संडे था, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन था पत्थरगट्टी पे, वहाँ जाके जब मैं टेस्ट करवाया, शाम में जब मेरे रिपोर्ट्स आए तो पता चला कि शुगर मेरी 500 के ऊपर है। और जब मैं डॉक्टर्स के पास गया तो डॉक्टर्स बहुत चीखने चिल्लाने लगे कि आप आए कैसा और किस तरह आप इतनी शुगर के अंदर और आप रोज़े भी रह गए, आप हमारी बात सुने नहीं। मैं बोला साहब, अब जो होना था हो गया, अब फ़िल वक्त तबीयत बहुत ख़राब है, अब जो करना है मेरा परवरदिगार करेगा, रहना है तो रहेंगे, जाना है तो चले जाएंगे, अब आप लोग ट्रीटमेंट कीजिए। अब उसके बाद काफ़ी टेस्ट तकरीबन आज चलते रहे और कई डॉक्टर्स उसको, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के लिए, डायबिटीज़ के लिए और आँखों के लिए आई स्पेशलिस्ट, ये तमाम डॉक्टरों को आज तकरीबन 8 दिन से, ईद के जब से मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ, सुबह उठता हूँ, टेस्टिंग करवाता हूँ, डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि लाइव आओ लाइव आओ, लेकिन मेरी हेल्थ की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आके बैठ के आप लोग से बात कर सकूं। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम हुआ, आप लोगों की और उन गरीबों की दुआएं जिनकी मैं खिदमत करता हूं, आज मेरी शुगर नॉर्मल हुई, आज मेरी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और आज मैं आप लोगों के दरमियान में आज बैठ के बात कर रहा हूं। अज़ीज़ दोस्तों, तमाम लोग जो सलाम कर रहे हैं उन तमाम को
मेरी तरफ़ से वालेकुम अस्सलाम। मैं रेस्ट में ही हूँ। इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं परेशान हाल, उनकी मदद करते बैठे रहता हूँ। अमेरिका में मेरी बहन को और मेरे दोस्त अमजद भाई को दुआ देता हूँ जो ये काम चलाते हैं इन गरीबों के लिए। वो लोग भेजते हैं तो उनकी आस ना टूटे, इन गरीबों की जो आते हैं वो खाली ना जाएं, उनकी मदद करते बैठता हूँ जो आप लोग वीडियो देखते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान का महीना गुज़र गया, मस्जिदें फुल थी, अब मस्जिदें खाली हो गई। मस्जिदों में नमाजी कम हो गए, सिर्फ जुमा के दिन नज़र आ रहे हैं। फजर की नमाज़ तो जो मस्जिद भरी हुई होती थी, फजर की नमाज़ वही अपनी पुरानी 5 आदमी, 6 आदमी, 4 आदमी, इमाम साहब, मौज़न साहब, इधर दो उधर दो, बस यही हाल है मस्जिद में इस वक्त। देख के बड़ी तकलीफ़ होती है कि क्या सिर्फ नमाज रमज़ान में फ़र्ज़ है? क्या रमज़ान के बाद नमाज फ़र्ज़ नहीं है? क्या एक महीना ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रहना, इबादत करना है? क्या 365 दिन हमारे को जो है नमाज़ पढ़ना है और अल्लाह की इबादत करना है? मैं तमाम नौजवानों से कहूँगा जो रमज़ान में पाबंदी करते थे नमाज की, जैसे अज़ां हुई भागते थे मस्जिद की तरफ, खुदा के लिए वो प्रैक्टिस को बाकी रखो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज वक्त के ऊपर पढ़ो। सब चलते रहती दुनिया, ये दुनिया का निज़ाम चलते रहता। आज ये जो तमाम हालात हैं, आज जो चल रहे हैं हमारे ऊपर, और जितने हमारे ऊपर आज मुसीबतें आ रही है, वो तमाम मुसीबतें आज हमको अल्लाह से दूर होने की वजह से आ रही है। अगर हम अल्लाह के क़रीब आ जाएं, अल्लाह के आगे सजदा करें, रमज़ान में जैसी इबादत करते हैं वैसी इबादत अगर हम साल भर करें तो अल्लाह की कसम अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा और दुनिया में हमारा विखार बुलंद हो जाएगा। सारी दुनिया में आज मुसलमानों का जो है दोबारा जो मुसलमानों का जो मुकाम, जो विखार अल्लाह ने क़ायम किया था, दोबारा क़ायम हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को ज़ेर नहीं कर सकती। हमको सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना है। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि आप लोग नमाज की पाबंदी करो। दूसरी चीज़, आजकल माशरे के अंदर बड़ी बुराई हो गई है। दो बुराइयां बहुत ज़्यादा हो रही है जो मैं करंट इशू में आप लोगों के दरमियान में जो है लेके आना चाह रहा हूँ। पहली चीज़, सूद का कारोबार। पुराने शहर में सूदखारों का जुल्म इंतहा के ऊपर पहुँच चुका है। जितनी रकम सूदखार से लेते हैं उससे ज़्यादा रकम सूदखारों को सूद में दी जा चुकी, फिर भी असल रकम बाकी है। और सूदखारों का जुल्म ऑटो वालों पर, बंडी वालों पर, फुटपाथ पे काम करने वालों पर, छोटे छोटे जो तिजारत करने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर ये सूदखारों का जुल्म की इंतहा हो रही है। कई लोग मुझे फ़ोन करके तवज्जो दिला रहे हैं कि आप लाइव के अंदर सूदखारों के बारे में बोलिए। पुराने शहर की पुलिस जो तकरीबन इन लोगों से मिली हुई होती है, इन लोगों से मिली होती है, लीडरों से मिले होते हैं सूदखारे, कारपोरेटरों से मिले होते हैं, ये गली के लीडरों से मिले हुए होते हैं लोग। इसीलिए ये सूदखारों की पुलिस में ना शिकायत हो सकती है, ना पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन लेती है। नतीजे में अवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। सिर्फ एक डीसीपी आए थे, मुरली महेश भागवत,
मुरली महेश भागवत साहब डीसीपी साउथ जोन बन के आए थे एक टाइम में, जो बाद में रच्चाकुंडा के कमिश्नर भी बने। वो अभी शायद डीजीपी बने हैं, वो प्रमोशन होके। उन्होंने सूतखारों को यहाँ पे पकड़ के मारा था। इतना मारा था सूतखारों को कि पुराने शहर के पूरे सूतखार गली गली भाग रहे थे उनके नाम से। पुराने शहर हैदराबाद के जो डीसीपी हैं, मैं डीसीपी साहब से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि डीसीपी साहब ये सूतखारों का जुल्म खुदा के लिए बंद कीजिए। आपके हाथ में पावर है, आप एक अच्छे इंसान हैं और आप जो है ये सूतखारों के जुल्म से पुराने शहर की आवाम को निजात दिलाइए। दूसरी चीज़, हमारी लड़कियां जो गैर मुस्लिमों के साथ इंटरेक्ट हो रही है, शादियां कर रही है, अपना नाम बदल रही है, और उसके बाद इनके वीडियोज़ आ रहे हैं कि मैं उनसे लव ट्रैप के अंदर फंस रहे हैं। बदनाम हमको किया जा रहा है कि लव जिहाद के नाम पे, कि मुसलमान लव जिहाद करके उनके लड़कियों को ट्रैप करते हैं। ये गलत है, ये मुसलमान नहीं करते। आरएसएस और संघ परिवार की जो तंजीमें हैं, वो तंजीमों का एजेंडा है, उनका एक प्रोग्राम है, और वो लोग इसके ऊपर स्टडी करते हैं, लड़कियों को ट्रैप करते हैं, उनको पैसा मिलता है। लाखों रुपए एक लड़की को अगर अपने ट्रैप में फंसाने पर उनको पैसा दिया जाता है। उसके बाद उस लड़की को इस्तेमाल करके बाद में छोड़ दिया जाता है। वो कहीं की न रहती, ना ख़ानदान की रहती, ना वो माशरे की रहती है। वो ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं और मैं भी पोस्ट कर रहा हूँ। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक कश्मीरी फाइल बोल के फ़िल्म बनाई गई। पहले कश्मीरी एक फ़िल्म कश्मीर पे आई, जो पूरी झूठ फिल्म थी पंडितों पे। अब एक केरला स्टोरी बोल के फ़िल्म, वज़ीर आज़म वो फ़िल्म की तारीफ़ कर रहे हैं। फ़िल्म ये है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को ट्रैप करके उनको सीरिया में और दूसरे कंट्रीज़ में ले जाके उनको इस्तेमाल किया गया, उनको मुसलमान बनाया गया। इस किस्म की नफ़रत अंगेज़ एक फ़िल्म इलेक्शन के सामने, कर्नाटक इलेक्शन के सामने बनाई गई, और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के अब कुछ भी नहीं मिला जब देख रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हुकूमत जाने वाली है और कांग्रेस की हुकूमत आ रही है। तो वज़ीर आज़म अपना ये भी कार्ड खेल रहे हैं कि केरला फ़िल्म देखो, केरला स्टोरी देखो। वाह भाई वाह, देश का वज़ीर आज़म फ़िल्म देखने की बात कर रहा है। पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं वो। फ़िल्म पठान देखो नहीं बोले वज़ीर आज़म। ये बोलना था किसी का भाई किसी की जान फ़िल्म देखो। अब उनके पास तो ना भाई है ना जान है, कुछ भी नहीं है उनके पास। ये तो भी बोलो सलमान खान की फ़िल्म देखो बोलो। केरला स्टोरी में क्या है, झूठी स्टोरी है वो। बहरहाल ये लड़कियों का जो हो रहा है, आज ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया। लोग कह रहे हैं बार बार कि उलमा इकराम क्या कर रहे हैं, फ़लाँ क्या कर रहे हैं, ये लड़कियों को रोक क्यों नहीं रहे हैं। मेरे भाई, मेरा जो नज़रिया है आप लोग सुन लीजिए। आज अगर कोई लड़की किसी गैर मज़हब के लड़के के साथ बैठ के कार में जा रही है, मोटरसाइकिल पे जा रही है, ओवाईओ लॉज में जा रही है, या मंदिर में जाके विवाह कर रही है, तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की के वालिदीन है, माँ बाप है। कोई ज़िम्मेदार नहीं होता लड़की का। लड़की के ज़िम्मेदार होते उसके माँ बाप। माँ बाप लड़कियों को तालीम दिलाने की चक्कर में, हायर एजुकेशन की चक्कर में बच्चियों को पढ़ाएंगे,
बहुत पढ़ेंगे, अच्छा रिश्ता आएगा। पढ़ी लिखी रही तो डॉक्टर आएगा, इंजीनियर आएगा, आईटी वाला आएगा, अमेरिका से रिश्ता आएगा, ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता आएगा, सऊदीया से आएगा, बड़े घर का रिश्ता आएगा। हमारी बच्ची पढ़ेंगी तो, और उसको पढ़ाते हैं, को एजुकेशन स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ाते हैं। वहाँ पे लड़की लड़के के साथ इंटरेक्ट होती है, वहाँ पे आशिकी होती है, करीब आते हैं, कैंटीन में जाते हैं, थिएटर को जाते हैं, वो साथ बिठा के ड्रॉप कर देता है, घर वालों को पता नहीं चलता। ऑटो वाला नहीं आया, वो लड़का बिठा, वो लड़के से कहते कि मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो, मैं बस से चली जाऊँगी। वो घर के करीब तक ड्रॉप करके निकल जाता है। अब लड़का लड़की बैठते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव करंट लगता है, यहाँ पे आशिकी का टाइम शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जब लड़की पढ़ लेती है, पढ़ने के बाद बजाय फौरी शादी करने के लड़की को माँ बाप उसको जॉब के लिए प्रीफर करते हैं। आजकल जो हो रहा है कि लड़की को 1 लाख रुपए की आईटी में जॉब आ रही है, 70,000 रुपये की जॉब आ रही है, और लड़की जॉब के लिए जाती है। जब जॉब के लिए जाती है, वहाँ उसका बुर्खा, उसका नकाब उतर रहा है। न्यू सिटी से कई नौजवान मुझे फ़ोन करके वहाँ से फ़ोटोज़ भिजाते हैं, वीडियोज़ भिजाते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि नाइट ड्यूटी में और दिन में ये लड़कियां जो जॉब के लिए आ रही हैं, ये यहाँ पे गैर मुस्लिमों के साथ, गैर लड़कों के साथ जो है बुरे काम कर रही है। इसके ज़िम्मेदार माँ बाप हैं। और उसके बाद ये लोग जाके मंदिर में, इसमें से कई हैं जो जाके मंदिर में विवाह कर रहे हैं, अपना नाम तब्दील करके। ये हो रहा है। आगे जाके ये तालीम के चक्कर में नौजवानों को कोई अच्छी लड़की मिलना, कोई गलत काम नहीं की हुई साफ़ सुथरी लड़की मिलना, ये किस्मत की बात होगी कि मुझे बहुत अच्छी लड़की मिल गई। अनयूस, ये लड़की को किसी ने छुआ भी नहीं, ऐसी लड़की मिलना भी जो है एक बड़ी नेमत हो जाएगी। लड़की को उतना ही पढ़ाओ जितनी तालीम की ज़रूरत है। इंटर पढ़ाओ, ग्रेजुएशन करवाओ। क्या वो डॉक्टर बन के, क्या वो इंजीनियर बन के, क्या वो दूसरे कोर्सेज बन के पढ़ने के बाद शादी हो जाती है? मेरे कई रिश्तेदारों में, अजीज़ों में लाखों रुपए लगाकर डोनेशन देके डॉक्टर बनाया, लंदन में शादी करके दिया, 3 बच्चे हो गए, और वहाँ पे यूके में वो बच्चों को संभाल रही है डॉक्टर। 1 करोड़ के ऊपर उसके ऊपर खर्चा किया मेरे कज़न ने, उसको डॉक्टर बनाया। उनकी ख्वाहिश थी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बना के शादी करूंगा। आज वो घर संसार में लगी हुई है, बच्चों को संभाल रही है। तो मेरे दोस्तों, लड़कियों का घर में रहना, लड़कियों का हिजाब में रहना, लड़कियों के ऊपर नज़र रखना, वो क्या व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही है, फेसबुक इस्तेमाल कर रही है, रात में क्या कर रही है, सो रही है या जाग रही है। अगर उसे आप कॉलेज भेज रहे हैं तो आप उसको फ़ोन दीजिए। कॉलेज से आने के बाद उसका फ़ोन चेक करिए, फ़ोन लेके रख लीजिए आप उसका। वालिदैन कैसा जा रही है, कैसा आ रही है, उसके ऊपर नज़र रखिए। नहीं रखेंगे तो आज जो हालात हो रहे हैं, आज हर कोई चीख रहा है। सज्जाद नुमानी साहब मौलाना यूपी से कह रहे हैं कि 10 लाख मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के पास चली गई। 10 लाख, मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का बयान है ये।
अभी मेरे पास किसी ने भिजाया, कम से कम एक 10 वीडियोज़ हैं जिसमें वो ख़वातीन लड़कियां खड़े के कह रही है कि हमसे विवाह किया और मैं मंदिर में निकाह कर वो विवाह करी, 7 फेरे ली, मेरा नाम लक्ष्मी रख ली, सरस्वती रख ली। उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद वो पी के मुझे मारने लगा, फलां करने लगा, मुझे इस्तेमाल किया, मुझे छोड़ दिया। मेरे पास है वीडियोस, मैं एक के बाद एक पोस्ट करता हूँ सारे वीडियोस। 12 या 13 वीडियोस किसी ने मुझे भेजे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चियों को माँ बाप दीनी तालीम दें और उतना ही पढ़ाएं जितना तालीम की ज़रूरत है। लड़की को एजुकेशन में भेजेंगे। आज ही एक वीडियो मैंने पोस्ट किया, 2 लड़कियां हैं, बहुत कम उम्र है, नीचे है पोस्ट लगा हुआ है, नीचे देखिए वीडियो आप लोग। बाइक के ऊपर एक नॉन मुस्लिम के साथ बैठ के जा रही हैं। लोगों ने उनको पकड़ा, एक खातून भी है, कह रही है कि तुम्हारा नकाब निकालो, तुम्हारे माँ बाप का नंबर दो, और ये दोनों लड़कियां भाग रही हैं, बहुत कम उम्र है। एक वीडियो आया, बुरखा है, लड़कियां कॉलेज में हैं, सिगरेट पी रही है, दबा के कश मार रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी कोई आलिम की नहीं है। आलिम साहब के वास करने से ऐसा सुधर जाते तो फिर क्या था? क्या कोई ख़तीब साहब जो है इस तरीक़े का वास कर देने से लोग सुधर जाती कौम तो फिर क्या था? यह माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ माँ बाप की। माँ बाप उनको पढ़ाने के लिए, लड़की को जब आप बाहर भेजते हैं, अगर आप में दम है कि आप लड़की को कंट्रोल कर सकते हैं तो बाहर भेजाइए। आप नहीं है तो आप जो है लड़की को तालीम के लिए मत भेजाइए। उसे वैसी दीनी तालीम दीजिए, घर का काम सिखाइए, खाना पकाना सिखाइए जो उसकी शान है लड़की की, नमाज सिखाइए, रोज़े सिखाइए और उसकी शादी कर दीजिए। कम से कम वो लड़की साफ़ सुथरी ज़िंदगी तो गुजारेगी। बहरहाल ये तालीम की चक्कर में ये लड़कियां, और नौकरी की चक्कर में, तालीम के अंदर अगर 30% ख़राब हो रही है एजुकेशन में, तो 70% लड़कियां जॉब करने जो जा रही है लड़कियां, वो लड़कियां जॉब के ऊपर मैली हो रही है, गंदी हो रही है और फिर निकल के जा रही है। वो वालिदीन जो अपने लड़कियों की तालीम के ऊपर बड़ा नाश करते हैं, अपने लड़कियों की नौकरी के ऊपर नाश करते हैं। लड़की कमा के ला रही है तो जो पैसे जमा कर रहे हैं उसकी शादी के लिए, जो नाश कर रहे हैं मेरी बच्ची कमा के ला रही कमाई, खुदारा उस पर नाज मत करो, वरना आपके गोद में रमेश, लक्ष्मण और सीता आपके गोद में खेलेंगे। आप नाना इनको खिलाना पड़ेगा कि रामू बेटा कैसे हैं आप, लक्ष्मी बेटी हाउ आर यू, मेरी लाली, ये हाल होएगा आपका। आपके दामाद आएंगे, अशोक आ गए घर में, आइए आइए अशोक जी नमस्ते, आइए खाना खाइए। ये हो रहे हैं वाक़यात, सारे हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि लड़कियों की तालीम उतनी ही दिलाओ जितनी लड़की को एजुकेशन की ज़रूरत है। जॉब की ज़रूरत नहीं है, लड़की को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब के अंदर ही जाके ख़राब हो जा रहे हैं, पूरे के पूरे जॉब में ख़राब हो रहे हैं। 90% जॉब में बर्बाद हो रहे हैं। आइए दोस्तों, करंट इशू में ज़िल्ले इलाही बोलते, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, ये होने वाला है ना। एक लड़की ये गैर मुस्लिम के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर उसकी फ़ोटो आई। मैं उसका एड्रेस निकाला, नंबर निकाला, मैं फ़ोन किया। फ़ोन करके उसकी माँ को मैंने कहा कि आपकी लड़की का रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी का लगा हुआ है। तो वो कहती है मुझसे, क्या ये पहली शादी हो रही है मेरी लड़की की जो आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं? मैंने कहा शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर रही है और आप मुझसे कह रही हैं
कि क्या ये पहला केस है ये। फिर उसके बाद हमारे एक फेसबुक के फॉलोअर है जनाब गौस अतीक को मैंने कहा सिकंदराबाद में कि भाई ज़रा ख़ातून को देखो, ये नौजवान घर के ऊपर पहुँचे और वहाँ गड़बड़ किए। तो लड़की की नानी को पता नहीं था। जब लड़की की नानी को पता हुआ तो वो बहुत रोने लगी। फिर उन्होंने लड़की को बुलाया, कसम दी और रजिस्ट्रार ऑफिस से वो नाम निकालने लगाया, कैंसिल करवाया निकाह, वो विवाह कैंसिल करवाया रजिस्ट्रार ऑफिस पे। नानी ज़रा पुराने ख्यालात की थी, अम्मी ज़रा मॉडर्न थे। अम्मी बोले क्या होता ऐसा हुआ तो, बच्ची मोहब्बत कर ले रही। मोहम्मद मोहिउद्दीन कमेंट पढ़िए जी, अच्छी बात है, कमेंट पढ़ता हूँ। पुराने किस्सा है, ज़िल्ला ही बोलते ही है, मगर बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, रिसेंटली चाहिए। ये वाक़यात हमारे पास तो आते रहते हैं, हम लोग और एक दूसरे को जो है इंटरेक्ट करते हैं। बिपाशा नहीं गई कर्नाटक को, नहीं पता मेरे को कहाँ है बिपाशा, बहुत दिन से मैं मसरूफ़ हूँ। बिपाशा तो नहीं गई, लेकिन नखीबा है शायद ना, नखीबा घूम रही है वहाँ पे 2-3 सीटों पे हुबली वगैरह के अंदर। और बहरहाल अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसका यही है, अब नया लेके आए हैं अरशद खान वालेकुम सलाम। मोहम्मद सोहेल न्यू सिटी में ज़्यादा है, सही बोले अब। और अब एक ही एम है इनका भी, एक नया फ़िरका परस्ती का एजेंडा लाए। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, चीचा कर्नाटक का इलेक्शन भी जीत रही एमआईएम, और जीत रहे ना वहाँ पे सीएम बना रहे हैं। क्या नाम अभी एमएलसी बने नहीं, एक ड्राइवर है मिल्लत को, उनको ले आके वहाँ पे सीएम बना रहे थे वहाँ पे। ज़्यादा क्वालिफाइड है ना, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इनको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं वहाँ पे। और नखीबा पे हमला हुआ तो आप उसकी तायीद करते या नहीं? नखीबा पे हमला हुआ, नखीबा पे हमला हुआ बोले तो क्या हमला हुआ? ज़मीनों का हमला हुआ था। सो पैसों का झगड़ा है मियाँ, वो ज़मीनों का, ज़मीनों को मार लिए सो है वो जाके ज़मीनों के मामले के हस्ते। मणिपुर में सिविल वार मामला बहुत ख़राब चल रहा है। यस, मणिपुर में काफ़ी मर गए, काफ़ी आगजनी हो रही, बहुत बुरे हालात हैं। और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कर्नाटक में वोटों की भीख मांगते फिर रहे हैं। ये भी एक मज़े की बात है। मणिपुर में जाके वहाँ पे आर्मी लगा के वहाँ पे अमन करने की बजाय यहाँ फेंक लेते फिर रहे हैं, कर्नाटक में फेंकम भाग कर रहे हैं। अब कर्नाटक तो जा रहा उनके हाथ से, कर्नाटक आने वाला नहीं है। वालेकुम सलाम शेख आदिल। चलिए रिजवान पटेल वालेकुम सलाम। फिर ज़मीनों के मामले में सब बेच के खा जाते पूरा हो। इंशाल्लाह मोहम्मद मोहिउद्दीन बीजेपी हार रही है। हाँ, दिल्ली ही बोलते शूट एट ऑर्डर है वहाँ पे। गुलाम आमिर 3 सीट क्यों? वो 3 सीट के ऊपर कोई मुसलमान हैं, उनको हराने के ऑर्डर आए हैं। बीजेपी को हराने के लिए बोल के जाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पे मुसलमान के ख़िलाफ़ मुस्लिम एरिया में। इम्तियाज़ अहमद मेरा नंबर इनबॉक्स में लीजिए आप। मोहम्मद अकबर अहमद वालेकुम सलाम। मोहम्मद सोहेल सज्जद नुमानी साहब का एक स्टेटमेंट आया 2023 में बहुत हालात ख़राब होंगे बोल के, बिल्कुल ख़राब होने वाले हैं। गुलाम आमिर कर्नाटक में इंशाल्लाह कांग्रेस जीत रही है। हाजी बारकमा वालेकुम अस्सलाम। ज़िलेलाही मैं दुआ कर रहा हूँ कि कांग्रेस जीते, वहाँ पे ये मनहूस हुकूमत चले जाए बीजेपी की। उमर अल आशिक़ी, ये मदरसे की कमान का क्या सीन है? मदरसे की कमान का सीन है कि मदरसे की कमान के 11.5 करोड़ रुपए डकार लिए मास्टर प्लान में, और अब तोड़ने का जब टाइम आया एनओसी दे दिए। मौलाना अचानक चले गए गुस्से में, जाके बोले यूपी के जैसा हो रहा, यहाँ पे फसाद हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा बोल के हंगामा करे वहाँ बैठ के टीआरएस के ख़िलाफ़। मौलाना जाफ़र पाशा टीआरएस को वोट दियो बोल के अपील करे। सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के खुद नहीं निकले बाहर। अब हालात ख़राब हो जाएंगे, बोल रहे इनकी कमान टूटी तो मदरसे की। अरे वो 11.5 करोड़ कहाँ गए, पहले उसका हिसाब बताओ।
आपके बहन भाई मरहूम रहीमुद्दीन अंसारी साहब मोतेमद मदरसा चेक साइन करके लिए ना बल्दिया से, तो वो पैसे कहाँ हैं? ये चंदे का मदरसा है, आपके अब्बा बने सो। अब आज उसकी ज़मीन की वैल्यू जो है करोड़ों में हो गई। तो अब आप पहले हिसाब बताओ, 11.5 करोड़ का एसीपी भी आके बयान दे दिया, असिस्टेंट टाउन प्लानर आके बयान दे दिया और पेपर बता दिया कि देखो ये पैसे दिए, ये चेक है और इनका लेटर है ये। अब आप जाके गड़बड़ कर रहे हैं। मौलाना, आप इतने अच्छे मौलाना रहते, सच्चे मौलाना रहते, बिरयानी मौलाना नहीं रहते आप, तो सेक्रेटरीट की मस्जिद के वक्त हमारे साथ निकल के हम 3 बार अरेस्ट हुए। सेक्रेटरीट की मस्जिद को मैं 3 बार अरेस्ट हुआ, मैं एहतजाज करके। आप एक बार भी अरेस्ट नहीं हुए मौलाना, हमारे साथ भी नहीं चले आप। कमान करने आते गाड़ी चले गए। वो तो टूटना ही छे कमान, पैसे ले लिए ना उसके, 11.5 करोड़ रुपए की डकार ले लिए। क्या मौलाना, ऐसा कैसा कैसा पेंडिंग रहता? कब का है पैसे? वो कब दिए पैसे? कब लिए 11.5 करोड़ रुपए? कमाने मिलत मेरे क्या पूरे एक से एक है भाई। पैसों के मामले के अंदर अपन चंदा जमा करके कोई चीज़ बनाए समझो। मौलाना आखिल साहब उतने एक इंसान थे, बड़ा दीन का काम करे उन्होंने, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे। हैदराबाद में बहुत अवेयरनेस लाए, बहुत दीन का काम करे, वो बहुत अच्छे इंसान थे वो। और उन्होंने जो है रुपया रुपया जमा करके वो इतनी बड़ी दीनी दरगाह बनाए। उसके ऊपर उनके दामाद कब्ज़ा कर लिए, दामाद कब्ज़ा करके मर गए। अब बेटे पहुँचे वहाँ पे। अरे हिसाब किताब बताओ भाई, निकाल के पूरा। नकीबा हबीबा का हाथ है उनके ऊपर, उन्होंने मंजलिस की इबादत करते नहीं, उन्होंने मंजलिस को भी बुरा बोल दिया। उमर की आशिकी, उन्होंने आखिरी में क़ियादत को भी बोल डाले उन्होंने। अरे भैया पैसे ले लिए, अब उन्होंने आके नकीबा हबीबा क्या करेंगे वहाँ पे खड़े के? पैसे वापस दे दो। प्लान बनाए, प्लान बना के बल्दिया वाले बोले ये ऐसा टूट रहा मास्टर प्लान में, हाईवे जा रही, ठीक है बोले साइन करे, ले लिए पैसे, चेक ले लिए वहाँ से, पूरा रेडी है। चीचा अवेसी डिटर्जेंट पाउडर कब यूज़ कर रहे आप? मियाँ मैं अवेसी डिटर्जेंट पाउडर मैं इस्तेमाल नहीं करता। वो अवेसी डिटर्जेंट पाउडर जो है, जो चले जाते दारुसलाम को, जाके वहाँ पे तौबा तिल्ला कर लेते, ईमान वाले हो जाते, उनको वॉशिंग मशीन में डाल के अवेसी डिटर्जेंट पाउडर से धोते। जे जाफ़र पाशा साहब का और अमाउंट पेंडिंग है सुना। अरे पेंडिंग है तो ले लो ना, जाके ले लो ना बल्दिया से पैसे, अगर पेंडिंग है तो। वो तो बल्दिया ऑफिसर बता रहा है कि हम दे चुके हैं, उसका वीडियो है ना ऑफिसर का। ये हल्ला गुल्ला करने गए, फसाद हो जाएगा, मदरसों पे हमला हो जा रहा है, इनके मदरसे पे आते हमला हो जा रहा। मस्जिदें बड़ी है या मदरसे की कमान बड़ी है? आप लोग बोलिए। आप अल्लाह का घर बड़ा है, ये बोलिए आप। अल्लाह के घर सेक्रेटरीट के जो मस्जिदां टूटे, 8 मस्जिदां शहीद हुए, मौलाना निकले क्या? 8 मस्जिदों के वास्ते निकल के एहतजाज करे? बोलो आप। अरे मदरसे की कमान है यार, ये कमान है मदरसे की, बाहर की है। मस्जिदें शहीद हो गई, 8 मस्जिदें शहीद हुई हैदराबाद में, तेलंगाना में। सेक्रेटरीट में 2 मस्जिदें, एक खाना मस्जिद। एयरपोर्ट के ऊपर मस्जिद उमर फारूक, नहीं निकले मौलाना बाहर। चीचा वेरी जोसेफ, नहीं मालूम भाई किधर है आजकल, कहीं दावता वाता खा लेते फिर रहा। चीचा आप नकीबा हबीबा की ग्रैंड साफ करते थे, कहते ना। ये कोई मुरीद दिख रहे मेरे को, फोटो जो है वासिक सुभान शाह। आपको कैसा मालूम हुआ मैं साफ करता था? सो ये बोलो आप मेरे को, मेरे सवाल का पहले आप ये जवाब दो। आप नकीबा हबीबा की ग्रैंड साफ करते थे, कहते ना। हम जब थे दारुसलाम में, जब नकीबा हबीबा नहीं रहती थी, समझे आप, तो उस टाइम, उसके बाद जब आप लोग देख रहे हैं, जब आए लोग, तो हो सकता है तुम साफ कर रहे होंगे ग्रैंड उनकी, या आपके अब्बा वगैरह कर रहे होंगे।
हम नहीं करते मियाँ। मोहम्मद मोइनुद्दीन नहीं छोड़े भाई अभी। मुंजले मिल्लत क्यों नहीं गया कर्नाटक, गुलाम आमिर। अरे आपको बहुत शौक है यार, ये मुंजल का दिन है, मुंजल का ही ज़माना है ना। मुंजल खाओ, गए नहीं गए अपने को क्या करने का है। चिचा अब्दुल रहीम उस्मानिया हॉस्पिटल हेल्पिंग हैंड का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मगफिरत करे। अब्दुल रहीम का बहुत दिन से फ़ोन भी नहीं आया मुझे। बाबा नगर वाले ना, वो हार्ट का प्रॉब्लम था, मेरे कने भी आते थे, मैं भी बेचारे का देखता था उसको। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मदद करता था उस्मानिया में। और ये देखो हेल्पिंग हैंड वाले बोले भी नहीं मेरे को कि अब्दुल रहीम का इंतकाल हुआ बोल के। खैर चलो मैं देखता हूँ उनकी वीडियो को। सुने आप। हाँ मोहम्मद ज़करिया इरफान, जज़ाकल्ला, आप मुझे इरफान दिए। मैं देखता हूँ उनकी ज़बरदस्त रिप्लाई देते सैयद सलीम। देना पड़ता है इन लोगों को, मरीदों को। चिचा पीर सालार की साफ़ कराते थे क्या, वासिक सुभान शाह। सालार की ग्रैंड साफ़ कराते थे क्या। मेरे को ऐसा दिख रहा मियाँ तुम कोई मेहतर के ख़ानदान के है। तुम्हारे अब्बा दादा ये लोग मेहतर तो नहीं है कहीं, क्योंकि तुम जब से कमेंट कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ जो है ग्रैंड की बात कर रहे हो, ग्रैंड साफ़ करने की बात कर रहे हैं। तो ज़रूर तुम जो है घर में जाके अम्मी से पूछो, अम्मी अब्बा और दादा ये लोग जो है मेहतर थे क्या, पूछो खाली आप। यू नो अबाउट मेहतर। वो लोग बाथरूम धोते थे, ग्रैंड साफ़ कराते थे। तो आप जब से आके जो है ग्रैंड ग्रैंड लगाए हुए साफ़ करने की, सालार की कराते। सालार खुद पेम्पर बनते थे भी यहाँ, उनको बवासीरी थी बेचारों को, मरहूम को। अच्छा, सेकंड डिमांड मिल्लत क्या क़िस्सा हो रहा चिचा। सेकंड दामाद मिल्लत क्या क़िस्सा हो रहा चिचा। सेकंड दामाद मिल्लत के पास तो समदिया मिल्लत निकल गए फायर कर लेके। वो घर में जब से घुसे, जब से इफलासी छा गई घर में हो। अरे गुलाम आमिर बस करो मियाँ, आज 1 डज़न मुंजल खाया मैं, आज पानी वाले। अच्छा, फॉर फ्यू पैसे के लिए सो पब्लिक का पैसा। हाँ उमर अली जी, पब्लिक का ही पैसा है, किसका रहता है फिर वो। आपको हम लोग बहुत याद कर रहे थे लाइफ के लिए, मोहम्मद मोइनुद्दीन, जज़ाकल्ला। आरएसएस डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं, नहीं है मैं आरएसएस वालों का ने डिटर्जेंट पाउडर नहीं है। कालू सिंह जानवर पास होने नहीं दे रहा, नहीं होने देता भाई कालू सिंह। ला रहे हैं कोई जानवर, पहले लाओ नक्को जानवर, खाओ नक्को जानवर। 6 महीने जानवर बनकर डालो लाके खाना। सलीम साहब मैं सुना वो अवैसी स्कूल, अवैसी स्कूल भी बहुत बड़ी स्टोरी है वो, लोगों को बताने के वास्ते अवैसी स्कूल हो। वहाँ भी रमज़ान के लास्ट अशरे में हुआ इंतकाल। अच्छी बात है ज़करिया इरफान, मैं देखता हूँ बोला ना, उनका नंबर है मेरे पास। आई विल कॉन्टैक्ट, उनकी वाइफ से मैं बात करता हूँ और क्या मदद हो सकती है इंशाल्लाह मैं पहुँचाता हूँ। जज़ाकल्लाह बोल दिया ना मुझे, आई विल टेक केयर। तो ये इन लोगों का। अब्दुल समद मेरी तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नई टोपी किराक है, नई लाए क्या, नहीं वही पुरानी है। ड्राइवर मिल्लत को एमएलसी कौन बनाया। ड्राइवर एमएलसी जो है बैरिस्टर साहब बनाए, उनकी तालीम को देखकर। उन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उनके उतनी डिग्रियां हैदराबाद में किसी के पास नहीं है, इसीलिए उसको बनाए। चीचा जोसेफ याद कर रहा तुम्हारे को, अच्छी बात है भाई। कहाँ याद करा, बहुत दिन से मैं देखा नहीं उसको। चीचा मैं सुना सेकंड दामाद भेज दिए कते घर को, ये करंट न्यूज़ है भाई, हो भी सकता भेज दिए होंगे। मैं मौता के दिन गया तो बहुत चीख रहे थे दामाद, उस दिन बहुत रो रहा था वो, चीखा मार मार के रो रहा था बेचारा वो। अरे वो मेहतर कहाँ चले गया। अभी जब से मेहतर आके बोल रहा था ना, वो इन लोगों की ग्रैंड धुलाते, उनकी धुलाते बोल के मेहतर। अब फिर उनके उसके बाद में सालार की धुलाते थे क्या बोल के आया।
उसके बाद में अब्बा मेहतर है क्या बोलते, भाग गया क्या। ईद कैसा गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। गुलाम आमिर झांटे में मिलत, यस। अरे बहुत टुट्टा है उन्हें वहाँ पे दम्माम में। वो लॉन्ड्री में काम करता था, वहाँ कुछ चोरी वोरी करा तोप में से शेख के पैसे। वो जोसेफ को हकाल दिए वहाँ से। और वहाँ पे ऐसे फ़ोन करे लोग मेरे को दम्माम से करके बोले कि इन्हें यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन रख ले के घर में कपड़े धोता था हमारे। हम लोग जॉब को जाते थे तो इस्त्री करके। मेहतर अम्मी से पूछने गया, अच्छा है भी छो गया भाई। आओ भाई मेहतर इधर आओ, कहाँ चले गए तुम। ग्रैंड साहब बोल के यहाँ बहुत जने हैं साफ़ कराने को, ज़रा उन लोगों की साफ़ करो अब। तो वहाँ से आसिम बलख्सा, वहाँ से दमाम से फ़ोन आया कि नहीं यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर लेता था। यहाँ के गाजी मिलत कॉलोनी में किराए से रहता, 4 महीने का किराया बाकी था। एक छोटी सर की किराए की गाड़ी चला लेता। अब बैठ के जो हेमनगर का क्या रहता, बीवी से इसका पेशाब निकल जाता बीवी की आवाज़ से। अब वो बैठ के जो है आके जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम वो मुनाफिकीन फलां बैठ के बोल लेता। वो एक दिन आके बोला जोड़े जोड़े मार देता हूँ, काट देता हूँ, फलां कर देता हूँ। मैं जाके उसका एक एफ करा दिया, सब मार देता हूँ बोल रहा, काट देता हूँ बोल रहा, सबको लैंड ऑर्डर को भी नहीं मानता हूँ बोल रहा। 3-4 दफ़े लगा के एक एफ करा के रखो। ज़रा आप ज़रा तबीयत ठीक हुई ना, अब वो जोसेफ को ज़रा बुत्ते बुत्ता कराएंगे। ज़रा एक बार जाके रिमांड में जाके आ गया तो हवा खा के आ गया तो फ्रेश हुआ था, उसके बाद नहीं दिखता। अरे आ गया भाई मेहतर वासिक सुभान शाह। चिचा आपका इलाज हबीबा करारे कतेना एक नया लेके आया भाई। अंत सही दिया शेख, का इलाज रे मेरा। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरा इलाज कोई भी नहीं करा सकते, समझा। मैं खुद सबका इलाज कराता हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ। नहीं मालूम है तेरे को मेहतर मिल्लत। मैं हूँ डॉक्टर सैयद सलीम, DPO, MBO, RCB, UTTI UK, NCP न्यूजीलैंड, DT PTO याकुतपुरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, डीन गालियोलॉजी डिपार्टमेंट। तेरे जैसे पुट्टों को मैं यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे, समझे आप। बांसुरी का इलाज कराते शाहनवाज शाहनवाज। बांसुरी का इलाज नहीं कराते मियाँ। बांसुरी बांसुरी खुद से खुद बचती, बांसुरी इलाज से नहीं बचती। चिचा ये सब डिग्री जवेसी कॉलेज से निकाले के थे ना। अरे बहुत छिचोरा है मियाँ तू, समझे। बांसुरी का किस्सा कैसा रहता बोले तो, बांसुरी जब बजाते, फिल्मों में नहीं देखते, बांसुरी बजाए तो हीरोइन नाचते हुए आती देखो। एक फिल्म में कौन बजाते, वो जया पर्दा नाचते हुए आती, बांसुरी पे छे पूरी फिल्म हो। तो बांसुरी बजाने का भी एक आर्ट है। बहुत बजाए हम बांसुरी, बांसुरी स्पेशलिस्ट है हम। गायलॉजी डिपार्टमेंट भी है चीचा, इंस्टाग्राम पे है ना। अरे ग्रैंडोमाइसिन रजिस्टर्ड हो गई हमारी जो दवा है, जो मुरीदों को अपन देते हैं ना ग्रैंडोमाइसिन, जाहिल मुरीदों को। आप जाके गूगल के ऊपर चेक करो, ग्रैंडोमाइसिन रजिस्टर्ड हो गई हो। अब एक्चुअली वो क्या है नहीं मालूम। सलीम मामू आजकल अफेयर्स बहुत चल रहे शादीशुदा लोगों के, आप कुछ कहिए इस ताल्लुक़ से। भाई ये सब दीन की कमी है। शादी हो गए बाद भी व्हाट्सएप चालू है, घट गए हाथ को तो झगड़े हो जा रहे हैं, समझे। अब शादी हो गई तो पहले के किस्से ढाप देना, ढाप दे के एक नई ज़िंदगी शुरू करना। लेकिन बास केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर उनसे भी बातचीत जारी है, अच्छी गुजर रही ज़िंदगी, ऐसा गुजर रही वैसा गुजर रही। जी अरशद खान,
असद अतीक इनकाउंटर केस पे कुछ बोलिए। देखिए साहब, इनकाउंटर तो आप सबको मालूम है कि जेल में से इनको निकाला गया और एक पुलिस की गाड़ी में ये तीनों को बिठा के लाए, एक पुलिस की गाड़ी में दोनों को बिठा के लाए। वहाँ पे गाड़ी रोके मेडिकल के नाम के ऊपर। कातिलों को भी पुलिस लेके आई और उनको सारा वेपन वगैरह देकर पुलिस हुकूमत ये दोनों भाइयों को मरवा दी और फिर उन दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिए। ये बताने के लिए कि मुसलमानों को इस तरह योगी जी मार देते हैं, डराने के लिए मुसलमानों को। पहले उनके बेटे को मारे, फिर वो दोनों भाइयों को मारे। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास के दो भाइयाँ अमित शाह से मिलके, मोदी जी से मिलके बेहतरीन सिक्योरिटी ले लिए। ये लोग सेफ है और तेलंगाना के अंदर बीजेपी के आने के इम्कानात नहीं है। इंशाल्लाह इनकी जान बची भी रहेंगी। अब ज़्यादा नहीं फिरना इधर उधर, कर्नाटक या राजस्थान या वहाँ नहीं जाना, रिस्क है। अपना हैदराबाद में यहाँ पे सुकून से अब कमा लिया ना, दबा के कमा लिया, खूब हो गया पैसा। तहाड़ जेल के अंदर एक वीडियो देख रहा हूँ मैं, एक मर्डर हो रहा, पुलिस वाले खड़े हुए, पुलिस वाले के सामने गैंगस्टर को मार दिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिक्योर्ड जेल बोलते हैं इसको, तहाड़ जेल को। तो तहाड़ जेल में मर्डर हो रहा, वीडियो सीसीटीवी वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा, मर्डर हो रहा। एक से एक गाड़ी में फिर रहे चिच्चा लोग, 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की गाड़ी में फिर रहे हैं। मोहम्मद मकसूद, दौलत इतनी हो गई है, अगर उसकी ज़कात निकाले तो पुराने शहर के मुसलमानों की जो है परेशानी दूर हो जाती, मगर नहीं निकालना चाहते। पूरा लैंड माफिया है। छोटे भाई अतीक अहमद है समझो शहर के, कोई 1000 गज के ऊपर ज़मीन शहर में नहीं बेच सकता इनके इलाके में। वालेकुम सलाम शेख लतीफ़, पूरे नज़र रखे हुए रहते। 12 करोड़ की गाड़ी इनके पट्टे का बेटा, इनके नौकर का बेटा, समझो एक मानो में 12 करोड़ की गाड़ी लिया। इनके ने क्या दौलत होंगी सोचो, अब अंदाज़ा लगा लो खाली। अब वो बम पुटारा होता बोल के नहीं लेते वैसा। पुराने शहर में 1000 गज से ऊपर की ज़मीन ना खरीद सकते ना बेच सकते। 1000 गज के ऊपर है तो कारपोरेटर आ जाता या उनकी जमात के जो है गुंडे मवाली, ये लोग आके हाथ डाल देते। फिर उसके बाद में वो एमएलए करने चले जाता खिस्सा, एमएलए के पास से वो चले जाता चंद्रान गुट्टी एमएलए के पास। अगर कोई एकड़ों में प्लाटिंग कर रहा, इनके बगैर, इनके आदमी के बगैर प्लाटिंग नहीं हो सकती। तुम्हारी भी वही है क्या, चुटका पैसा जल्दी ले, बात क्या ख़त्म कर दो। नहीं समझ में, आप चले जाओ मियाँ शानवास। मैकेनिक था कहते ना, उन मैकेनिक नहीं था, मिर्चियाँ भजिए बेचता था उन्हें फलकनुमा के पास। मिर्चियाँ भजिए बेचने वाला आज करोड़ों में, इनकी छत्र छाया में है। तो आज जितनी भी ज़मीनात हैं शहर में, कोई आदमी कोई कारोबार नहीं कर सकता। पान का डब्बा होटल का इफ्तिताह भी करना है तो इनसे इजाज़त लेके करना। जाके पूछना, साहब पान का डब्बा लगा रहा हूँ मैं, आप आइए ना साहब। अरे मियाँ मैं मसरूफ़ नहीं आ सकता। कारपोरेटर को बोलते आप इफ्तिताह कर लो। कोई होटल भी लगा रहा, होटल का भी कारोबार कर रहा तो इनसे इजाज़त लेके करना। इनके लोगों को मामूल देना, इन आए तो होटल में फुकट में खिलाना। कौन सा ऐसा कारोबार पुराने शहर में नहीं है जो इनसे परमिशन लेके नहीं कर सकते। जिस तरह अतीक अहमद
चिचा ये ढीला पैजामा बोल रहा, कहते रिटायरमेंट के पैसे अरेंज कर दो बोल के। कौन सा ढीला पैजामा? चिचा ये अबू अमल रिपोर्टर भी मामलों में इन्वॉल्व है चिचा जी। हसन बिन तमीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़रा बेहतर हूँ मैं, इसीलिए बैठा हूँ मैं आज। तो पुराने हैदराबाद के अंदर कोई ज़मीन का कारोबार नहीं कर सकता सिवाय इनके लोग ही करते। नहीं है तो आप प्लाटिंग नहीं कर सकते। प्लाटिंग करना है, ज़मीन ख़रीदना है तो इनका आदमी आता, इनके पास हकाल के लेके जाता। आज लोग यहाँ से निकल के जाके दूसरे शहरों में कारोबार कर रहे हैं हैदराबाद से, क्योंकि हैदराबाद के अंदर कोई पैसे वाला नहीं होना, कोई ज़मीनों का या कोई दूसरा बड़ा कारोबार नहीं करना, ये इनकी जो है स्ट्रेटजी है। और ये पूरों का जो ज़िम्मेदार है ज़मीनों का जो डॉन है, जो अतीक है समझो आप, ये हबीबा है, ये नखीबा नहीं है। नखीबा ज़मीनों के मामले में नहीं है। नखीबा बड़े बड़े मामले उधर यूपी गुजरात से भर लेके ला रहे हो ना, जाके गुजरात से, यूपी से, बिहार से, वहाँ मिल रहे हैं उनको, हुकूमत बन गई, वहाँ सीएम बन गया तो लोग दे दे रहे हैं, बहुत बड़ा ला रहे हैं उन्होंने। ये छोटे है, इनका एक पट्टा है, एक्स कारपोरेटर मेहतर मिल्लत, बुरी सूरत का है। देखो अब इतनी सर की होगी सूरत अब उसकी, इफलासी सूरत। ये पूरे मिल के बल्ला गुड़ा उधर का पूरे ज़मीना जितने भी है ये लोग यहाँ बेच के खा रहे हैं। कोई आदमी ज़मीन ना बेच सकता, ना ख़रीद सकता, ना कोई बड़ा कारोबार शहर में कर सकता। जो कारोबार बड़ा करता उसके ऊपर ये लोग हाथ डाल देते, उसके ऊपर इनको मामूल देना उन्हें। बगैर मामूल दिए के काम नहीं कर सकते। कोई बिल्डर, जितने बिल्डर है, ये जितने भी स्कूलों खोल के ड्रामा कर रहे हैं नो, पूरे स्कूलों लैंड ग्रैबिंग के अंदर उतनी ज़मीन छोड़ दो, मेरे को स्कूल बनाने का है, ज़मीन छोड़ दो। फलां बिल्डर को बोले यहाँ पे बिल्डिंग बना दो, तुम लोग उधर इलीगल कब्ज़ा कर लो, बना लो, कुछ भी कर लो, मेरे को स्कूल बताने का है कौम को, मैं पढ़ा रहा हूँ बोल के। फिर वो स्कूल की स्टोरी मैं कभी आपको सुनाऊंगा। पूरा जमात का पैसा, 20,000 करोड़ रुपए की जमात, पूरा पैसा एक ट्रस्ट बना के वो ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दे के पूरे मेडिकल कॉलेज, दवाखाने, बैंक, हर चीज़ वो ट्रस्ट में डाल के अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया उसका। यानी जमात के अंदर अब खाली लोटा है, पानी नहीं है उसमें। ये जमात के दवाखाने, जमात का कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खाली बोल लेना आप, लेकिन जितनी दौलत है वो ट्रस्ट में डाल दी गई और ट्रस्ट में बेटे को लाके उन्होंने बिठा दिए चेयरमैन। अगर मैं कभी मरूर गया तो जो है मेरा बेटा ये दौलत का वारिस रहता। अब आप अगर जमात का हिसाब देखें तो जमात की अगर ऑडिट कराए आप, जमात की ऑडिट ज़ीरो रहती। अब अगर बीजेपी की हुकूमत आई तो कुछ भी नहीं होता इनको। अगर कांग्रेस की हुकूमत आए और कांग्रेस इनसे इंतकाम लेना चाहे तब ये तमाम चीज़ों की ऑडिट हो सकती। सीबीसीआईडी और आपके आईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये लोग खुद के निकालें, ये सारा दौलत इनकी बाहर निकल के आती। वरना सुना के हज़ारों करोड़ रुपए तो जो है यूके में और ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र हो गए, चले गए। याकूतपुरे में नेक्स्ट एमएलए किसको देते होंगे चीचा, कोई अंदाज़ा नहीं है। मौजूदा एमएलए साहब की तो तबीयत ख़राब है, दुआ करो कि वो आखिरी वक्त तक वो उनका टर्म होने तक जो है सही से रहे पाशा। और बेटे का क्या सीन है, हर जगह चेयरमैन, बेटे को हर जगह चेयरमैन बना दिया, ख़त्म, बना के पूरी दौलत। एक ये बहुत बड़ा गेम है, आप लोग आवाम नहीं समझ सकती है। आप लोगों को समझ, आप लोगों का आवाम जो है सिर्फ अनएजुकेटेड पीपल जो है वो सिर्फ तकरीरें सुन के खुश होना खाली। चीचा केरला का स्टोरी का ऊपर बोला, देखो केरला स्टोरी के ऊपर में, बहरहाल ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ा, आप लोग नहीं सोच सकते। उस जगह तक आपका दिमाग नहीं जाता। आरएसएस संघ परिवार से ख़तरनाक ये अवेसी परिवार है। अवेसी परिवार पूरा पैसा काम कर दिया, टेक्निकल तरीक़े से जितना ट्रांसफ़र होना है हो रहा है, जितना दबाना है दबा दिए, बेटे को चेयरमैन बना दिए।
किस किस के नाम पे प्रॉपर्टियां ट्रांसफ़र करना है करा लिए, सब लीगल हिसाब से पूरा करके बैठे हुए हैं लोग। और बाकी ट्रस्ट में डाल दिए, ट्रस्ट बाबा के नाम पे, पोतरा जो है उसका चेयरमैन। समझ गए कहानी? कौम को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, 2 रुपये कौम को नहीं मिलने वाले हैं। 5.5 करोड़ के मालिक का क्या हुआ सलीम भाई? नहीं मालूम भाई मेरे को, नहीं देखा मैं उधर, नहीं देख रहा हूँ मैं। वो 5.5 करोड़ के मालिक का बीच में देखा एक बार, कुछ चंदे की अपील आई, वो केसा वसा लड़ना है, कुछ मेरी मदद करो बोल के। फिर वो गाने गा लेते, वो कर लेते, ये कर लेते। उसके बाद में फिर नहीं देखा भाई मैं उसको। मैं उम्र को कब जा रही चीचा, इंशाल्लाह मेरे को एक 15-20 दिन में पासपोर्ट मेरे हाथ में आ जाता, उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मक्के मदीने में, और मेरा भी बहुत दिल वो कर रहा है जाने के लिए। एक 20 दिन लगते होंगे, हाई कोर्ट के हॉलीडेज़ हो गए और लोअर कोर्ट भी हॉलीडेज़ हो गए, तो पासपोर्ट निकलने के लिए ज़रा सा टाइम लग रहा है। 15-20 दिन बोले मुज़फ़्फ़रुल्लाह खां एडवोकेट, इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो इमरान का क्या हाल है अंकल? इमरान का 3 मरतबा उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, उसके ऊपर एक झूठा केस डाल दिए, ना किसी को चाकू मारा ना कुछ करा, 307 लगा दिए, लगा के बेचारे को अंदर डाल दिए उसको। वालदा फ़ोन कर रहे हैं, मैं कल कोर्ट में था परसों, खबी अब्बासी एडवोकेट भी मेरे साथ थे, बोले अच्छा आर्गूमेंट किया मैं, लेकिन शायद बेल रिजेक्ट होगी तीसरी मरतबा भी। और इंशाल्लाह गुरो जैन जज़ाकल्ला खैर। दोस्तों इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे उम्रा आए वक्त, मोहम्मद मुख्तदिर ज़रूर इंशाल्लाह, मैं भी इंशाल्लाह जो है मुलाकात करूँगा आप लोगों से। और अगर मेरी सेहत अच्छी रही तो मैं एक दिन के लिए गुलबर्गा आऊँगा। गुलबर्गे में कनीस फ़ातिमा मोहतरमा को 1-2 जलसे जो है वहाँ पे मुखातिब करूँगा, उनकी तायद में ज़ाती तौर पे, और करके आऊँगा। गुलबर्गे वालों इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह, गुलबर्गा पहुँच रहा हूँ मैं। चिचा मैं सुना कोई प्रॉपर्टी में आप हिस्सा लिए, कहते ना नखीबा से ज़िले इलाही। ये जो मकान है मेरा, ये कितना 200 गज़ का मकान, ये मेरा अपना ज़ाती मकान है, इससे हट के कुछ नहीं है मेरे पास, कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे से अच्छी तालीम दिया, बच्चे अच्छे पोजीशंस पे चले गए। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ना पैसों की ख्वाहिश है, ना इख्तिदार चाहिए, ना कुछ। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, मेरे लिए दुआ करते रहिए, मेरी सेहत अच्छी रहे। मोदी योगी बद्दुआ दियो, बिल्कुल बद्दुआ तो पूरा रमज़ान देते रहा मैं तहज्जुद के अंदर बैठ के मैं, और आज भी दे रहा हूँ इंशाल्लाह। दुआ ज़रा इंतज़ार करो यार, अल्लाह को राज़ी करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को राज़ी करो, और माँ बाप की खिदमत करो। आजकल माँ बाप को छोड़ के भाग जा रहे हैं रे, बीवियों के चक्कर में जो है बीवी को लेके निकल जा रहे हैं, अम्मा बाबा को छोड़ दे रहे हैं। कई जगह हो रहे हैं किस्से, बीवी अलग रहती हूँ बोल रही, कहते माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। पैदा करे तो माँ बाप को छोड़ के चले आते बीवी के साथ। अरे माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ बाप की खिदमत करो। हाँ, चेयरमैन मसीह के बारे में क्या बोलूँ, बोलो अब। वो जो पैरा छुरे सो KCR के बच्चा रेप केस में है, अब पैरा हाथा नहीं छुए तो क्या करेंगे बच्चों को बचाने। बच्चे गलती करे तो बाबाओं को हाथा पैरें पढ़ना पड़ता मियाँ। अच्छी बात है शेख लतीफ़, तबीयत का मैं ख्याल रख रहा हूँ, आज आ गया। और आप तमाम के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह सुब्हानो तआला मेरे तमाम चाहने वालों को अच्छा रखे, खुश रखे। आपके आपके वालिदीन को परवरदिगार दुख बीमारियों से बचाए, अच्छे अच्छे नौकरियां आप लोगों को परवरदिगार दे, और आप लोगों की कमाई में बरकत दे, आप लोगों को अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। और अपने घरों में अगर अपने बहनें हैं तो अपने बहनों के ऊपर जो है कड़ी नज़र रखिए, और उनको दीन दुनिया की, अपन नमाज की पाबंदी करेंगे तो घर में भी अपन गुस्सा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ो, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे। अगर अपन ही नहीं पढ़ेंगे नमाज तो घर वालों को कैसा बोलेंगे नमाज पढ़ो बोल के गुस्सा करेंगे। तो देखते रहो नमाज पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, घर में नमाज हो रही नहीं हो रही। अपन भी नमाजी बनो पहले, तो घर का माहौल भी जो है नमाजी रहेगा, दीनी तरबियत रहेगी, तो ये बुराइयां नहीं होंगे। और ये बुराइयों को रोको। लड़कियां बड़े रॉन्ग पाथ पे जा रही है, मेरी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां गलत रास्ते पे निकल रही है, उन लड़कियों को रोको। लड़के तो जाते ही हैं गलत काम के लिए, आगे बढ़ के पहले भागते हैं, शैतान उनको भगाता है,
लेकिन लड़कियां जो है बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। परवरदिगार हमारी कौम की लड़कियों को नेक हिदायत अता फरमाइए। हमारी कौम की लड़कियां परवरदिगार हमारे दीन का मुस्तकबिल होती है मौला, उन लड़कियों के अंदर परवरदिगार दीनी शऊर, या अल्लाह आपकी मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में डाल दे। उन लड़कियों को परवरदिगार दीन के ज़ेवर से आरास्ता कर दे। परवरदिगार दुनियावी तालीम ना सही, परवरदिगार हमारे लड़कियों को दीनी फ़हम अता फरमाइए। गैर गैर मुशरिक गैर कौम के लड़कों के साथ परवरदिगार किस तरह मिलना दिल बोलता है परवरदिगार उनका, वो गंदों के साथ, या अल्लाह बातहरत बग़ैर तहरत के रहने वाले गंदे लोग, खड़े खड़े पेशाब करने वाले, किस तरह हमारी लड़कियां उनके साथ बैठ के खाना खा सकती हैं। परवरदिगार ये नौकरियों के अंदर जाने से और जो है ये सब हो रहा, परवरदिगार हमारी लड़कियों को जो वालिदैन नौकरियां करवा रहे हैं परवरदिगार उनको नेक हिदायत दीजिए मौला। या अल्लाह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना दे। मैं कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं हूँ, ना कोई मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, लेकिन मैं बीजेपी की मनूस हुकूमत को साउथ इंडिया से निकाल दे परवरदिगार। साउथ में से इनका जो है इनको जो है निस्तो नाबूद कर दे परवरदिगार साउथ में। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में इनको तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। या रब्बुल आलमीन कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं फिर, या अल्लाह इनके ज़बानों में कैंसर अता फरमा दे परवरदिगार। या अल्लाह कॉमन सिविल कोड, या अल्लाह हमारे हमारे दीन के अंदर हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते परवरदिगार। हम कॉमन सिविल कोड को परवरदिगार कबूल ही नहीं कर सकते। हम आपके कुरान को मानने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरदिगार हम जो है बताए हुए रास्ते पे चलने वाले, हम कॉमन सिविल कोड को कैसा मानेंगे परवरदिगार। या अल्लाह इनके ऊपर अज़ाब नाजिल फरमा दे परवरदिगार। ये तमाम लोगों पे जो हमको सता रहे हैं परवरदिगार, कॉमन सिविल कोड के नाम से हमको डरा रहे हैं परवरदिगार, या अल्लाह इनको ऐसी बीमारी दे, ऐसा झटका इनको अता फरमा कि परवरदिगार ये बस देखते रह जाएं कुदरत की मार क्या होती है परवरदिगार। या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है परवरदिगार, या अल्लाह वो यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे मौला। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाइए मौला। या अल्लाह तैयब अर्दोग़ान को सेहत अता फरमाइए परवरदिगार। तैयब अर्दोग़ान को सेहत अता फरमाइए, तैयब अर्दोग़ान को सेहत अता फरमाइए। हमारे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाइए। अब अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।